क्या अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ थिएटर, लिटरेचर और टीवी इनसे मुंसलिक एक नाम, चाहे अदाकारी हो चाहे राइटिंग हो, समीना नज़ीर। समीना नज़ीर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड राइटर और एक्ट्रेस हैं। समीना के आज के दिन के हवाले से समीना के बुक का कवर लॉन्च भी है, जिसका नाम कल्लो रखा गया है। और कल्लो ही वो अफसाना भी था जिसको पिछली विमेन कॉन्फ्रेंस में समीना ने पढ़ा था और बहुत उसकी रहनुमाई, बहुत पजीराई उसमें हुई थी उनको। कवर दिखा दीजिए। जी, ये समीना के खूबसूरत 6 अफसानों का मजमुआ है और मैंने तो सारे समीना के ही ज़बानी सुने हुए भी हैं और क्या कमाल की लिखाई है इनकी। और इसके साथ 2 थिएटर के खेल भी हैं जो इस मजमूए में शामिल हैं और इसमें बेइंतहा औरत के हुकूक, उसके जज्बात, उसके एहसासात, उसकी बिपता, उसकी परेशानी और उसकी छोटी छोटी खुशियों पे बात की गई है मुख्तलिफ़ किरदारों में। और अभी समीना ही की ज़बानी हम उनका एक अफ़साना सुनने जा रहे हैं, चूहा। समीना जब ड्रामा लिखा करती थी और मेरे पास आती थी चैनल में, तो मैं बाकायदा इनका वेट करती थी कि ये आएँ और मुझे ख़ुद एपिसोड पढ़ के सुनाएं और मुझे बहुत मज़ा आता था। इनकी मीठी मधुर सी आवाज़ में, इनके किरदारों में एक और ही रंग निकल आता था। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आती हैं समीना नज़ीर। ओए अल्लाह, हाय हाय। शमा खाला चीएं छोड़ उछल कर सफ़ेद चादर पर खड़ी हो गई। हाय हाय हाय, वो देखो वो देखो, हाय उस तरफ से जा रहा है मुआ बा पर्दा औरतों के सामने दंदन आता हुआ चला जा रहा है। ये लंबी कड़क मूछें, घूरती आंखें, काला कलूटा, तोबा तोबा घिन आ रही है मुझे तो। अब तो तुम्हारे घर का पानी भी हराम है मुझ पर सोरा, कह दिया मैंने। चलो चलो पाक बीबी और टुकर टुकर मेरा मुंह क्या देखे हो, उठाओ अपने बुरके और निकलो यहाँ से। अरे गिलाजत की इंतहा है, दिन दहाड़े चूहे छिपकलियाँ सीना ताने गुजर रहे और ये चली आयत करीमा का विर्द करवाने। शमा खाला आगे आगे चल पड़ी। अरे बला बड़ा जलाली वजीफ़ा होता है, इसमें नापाकी कहाँ चलती है बहन। ठीक ही तो कह रही हैं शमा खाला। मेरी वालिदा जो शमा खाला की ख़ास मुरीद थी, फ़ौरन उनकी पैरवी में खड़ी हो गई। मैंने अम्मी की आस्तीन खींची। अम्मी अम्मी रुक जाइए ना, रेहाना बता रही थी कि बुशरा बाजी ने दही बड़े और भजिए तले हैं और बालूशाही भी मिलेगी चाय के साथ, खाकर चलते हैं ना, अभी बस दुआ ही तो होने वाली है। अम्मी ने झड़क कर मुझे पीछे धक्का दिया, हटो इधर से, और शमा खाला की चप्पलें तलाश करने लगी ताकि कोई और औरत ये सादत ना हासिल कर ले। आन की आन में पाकीज़ा माहौल मैदान हश्र में तब्दील हो गया। सलमा ने बच्चे के मुंह में चुस्नी घुसाई जो चुप होके नहीं दे रहा था और चलने के लिए पोतड़ों से भरा भारी परस उठा लिया। महर खाला जो कि बहरी थीं और बहरी महर की उर्फियत से मशहूर थीं, हालात से बेबहरा आंखें मूंधे मुसलसल ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका पढ़े चली जा रही थी। उन्हें कैसर आपा ने झिंझोड़ कर हालात की संगीनी का एहसास दिलाया।
वो उठ तो खड़ी हुई, लेकिन चाय के इंतज़ार में उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। शमा खाला के गैज़ व गज़ब से सब वाकिफ़ थी। नाचार उनके फ़ौजी दस्ते में शामिल होकर बिना खाए पिए सब की सब पाकीज़ा बीबियाँ बाहर की तरफ चल पड़ीं। आनन फानन सुगरा बाजी का बड़ा सा हॉल खाली हो गया, जहाँ 2 दिन से इस जलाली वजीफ़े के विरद की तैयारियाँ थीं। सोफ़े बराबर में जुगनू चची के यहाँ रखवाए गए थे। दरियाँ चांदनियाँ हाजी साहब के यहाँ से और चियों के थैले मोहल्ले की तैयबा मस्जिद से शाकिर दौड़ कर ले आया था। दरअसल सुगरा खाला की एकलौती बेटी बुशरा का रिश्ता किसी तौर हो के ना दे रहा था। उम्र 30 से ऊपर थी, मगर अम्मा के डर से वो बेचारी 20 से आगे का ना बता पाती। किसी ने कह डाला, ए बुशरा पर बंदिश है, 1.25 लाख मरतबा ये वजीफ़ा एक ही नशिस्त में पढ़ने से पहाड़ जैसी रुकावटें दूर हो जाती हैं। बुशरा का रिश्ता क्या चीज़ है? इस्तिखारे में भी अच्छी अलामात आई थी। 2 दिन तक सारी सफाइयाँ माँ बेटी ने मिलकर की थी, मगर खुदा जाने वो नामुराद चूहा कहाँ से रास्ता भूल पड़ा और मरदूद आ भी गया था तो शमा खाला की अक्काबी नज़रों में क्यों आ मरा था कमबख्त। सुगरा खाला बड़बड़ाती हुई नम आँखों से सबके हिस्से तामचीनी की रकाबियों में निकाल रही थी। आलिया, ये रज़िया चची, ये कड़ी पत्ते वाली खाला, ये लंगड़े फैज़ की अम्मा, ये हाजी साहब के और ये रशीदा चची के यहाँ, और हाँ ये तुम्हारे घर जाएगा बेटा। ट्रे संभाल कर ले जाना और प्लेटें हाथ के हाथ वापस ले आना। बेचारी बहुत मलूल थी। उन्हें साफ तौर नज़र आ गया था कि अब बुशरा की डोली कभी नहीं उठेगी। अब तो वो किसी रनवे और 2 हाजू के लिए भी जहन बना चुकी थी, मगर हाय वो कमबख्त चूहा जिसने सब करे किराए पर पानी फेर दिया। छोटी चौकी पर बैठकर दही बड़े हड़पते हुए मैंने देखा कि बुशरा बाजी रो रही थीं। सफ़ेद चांदनी लपेटते हुए सफ़ेद दुपट्टे में वो एकदम बेवा लग रही थी, जैसे अनीसा खाला के शौहर जो 71 की जंग में मर गए थे। बुशरा बाजी की शक्ल सूरत भी बस आम सी थी और रंग भी खासा दबता हुआ था उनका। जिस्म और ख़ासकर सीना तो खासा भारी था, अजीब बेडौल सी थी, आगे थल थल करता पेट भी था। पता नहीं नापाओं को शादी का इतना शौक़ क्यों होता है। मुझे तो जहर लगते हैं सारे लड़के। इन सब के पास से सड़ी बदबू आती है और छिचोरे अलग। बहाने बहाने से हाथ लगाते हैं, फजूल गाने गाते हैं, पान चबाकर सिगरेट पीते हैं और ख़ुद को हीरो समझते हैं। वैसे भी मेरी जान तो अंबर में अटकी थी, जो मेरी सबसे अजीज़ और पक्की सहेली थी। हम दोनों एक ही क्लास, एक ही सेक्शन, एक ही मोहल्ले यानी कि लालू खेत में रहते थे। आज वो अपनी नानी के यहाँ मलीर गई हुई थी, इसलिए नहीं आ सकी। मैंने सुगरा खाला से पूछकर 2 बालूशाही कागज़ में लपेटकर अंबर के लिए रख ली और ट्रे लेकर निकल पड़ी। शमा खाला इस मोहल्ले की बड़ी ऊंची नाक वाली खाला थी, क्योंकि 2 मंजिला पक्के मकान की वो मालिकन थी, जिसकी छत RCC की थी। सफाई की तो खपतन थी, हर वक्त हाथ में झाड़ू या पानी की बाल्टी होती। ज़रा उम्र बढ़ी तो एक यतीम भांजी जाकिरा को घर ले आईं। रोज़ाना मोटर लगाकर सहन का पक्का फर्श धोना, बर्तन राख से मांज कर टोकरे में डालकर सहन में धूप दिखाना, फिर उनको वापस सजाना उस गरीब ही का हक था। सुबह फजर से रात तहज्जुद तक बेचारी कोल्हों के बैल की तरह लगी रहती। शमा खाला के 2 ही लड़के थे, कलीम और नईम। लड़के क्या भाई, राजकुमार बल्कि शहजादे। नईम इंजीनियरिंग पढ़ता था और मोहल्ले में लोगों से ज़रा कम मिलता था। ऐसे में कलीम के लिए लड़की तलाश करने का गलगला उठा। मोहल्ले की तमाम बेटियों वाली माओं ने अपने अपने मकानात पर रंगो रोगन और सालाना सफाई शुरू करवा दी कि जाने कुरा किसके नाम निकल आए। शमा खाला भी वो दाई थीं जिससे किसी का पेट छुपाना था। उन्हें सब मालूम था कि राजदा के यहाँ कितने के प्राइस बॉन्ड रखे हैं, बड़ी कमेटी सलमा के दुल्हा ने कहाँ डाल रखी है, रज़िया चची के मियाँ की लियाकताबाद में गल्ले की सबसे बड़ी दुकान है, तो बेटियों को कितना नकद माल मिलेगा। साथ ही साथ हीले बहाने से वो हर घर के चक्कर लगाकर ये भी जायज़ा लेती रहती थी कि किसके यहाँ छत से जाले लटक रहे हैं, किसके यहाँ कालीन के नीचे मनो धूल मिट्टी दफने और किसके देगचों और पतीलों के पेंदे काले हैं, किसके बावर्ची खाने में काकरोच कुलबुलाते हैं और किसके पलंग के नीचे और मचान पर कितना कबाड़ जमा है। लिहाजा ऐसे फूड़ और बदसलीका घर वालों की बेटी नहीं, वो क्यों कर बेहालाती। गंदे घरों में रहकर मुंह पर मेकअप और सुर्खी थोपने वाली लड़कियों से तो वो यूं बिदकती थी जैसे वो इंसान नहीं कोई बिच्छू या सांप हो। शहजादा कलीम किसी बैंक में अफसर थे। उनके औकात कार और ज़िंदगी का ढब देखकर लोग घड़ियाँ मिला लेते। आदमी कम, रोबोट ज़्यादा लगते थे।
सुबह 6 बजे उठना, पास के ग्राउंड में दौड़ने के लिए जाना, वक्त पर नफासत से नाश्ता करना, फिर इस्त्री शुदा पतलून, उजली कमीज, सुर्ख टाई, चरमराते चमकदार जूते पहनकर चमड़े का साफ सुथरा ब्रीफ केस उठा, छोटी सी दमकती गाड़ी में बैठ बैंक की तरफ निकल जाते। ये इनका रोज़मर्रा का मामूल था, सिवाय तातील के। साथ ही पानी का थर्मास और घर के साफ सुथरे खाने का टिफ़िन अलग जाता। फिर इसी तरह दफ्तर से वापसी। बाल हमेशा ब्रिल क्रीम से जमे हुए, जिस्म पर गर्मियों में तिब्बत पाउडर का छिड़काव और फिर हल्का सा मर्दाना परफ्यूम। गरज देसी गोरा साहब लगते। कलीम ठहरे पहलोटी की औलाद तो मेरा कम्मू कहते कहते अम्मा का मुंह ना सूखता था। कलीम सफाई में माँ से 2 हाथ आगे थे। बिस्तर पर एक शिकन होती तो वो सारी रात करवटें बदलते। कमीज़ की आस्तीन पर इस्त्री की 2 क्रीज बन जाती तो गरीब जाकिरा का जीना हराम हो जाता कि अंधी है देखकर काम नहीं करती। हमाम गीला होता तो ये उल्टे पैरों लौट आते कि पहले जाकिरा जाकर पोछा लगाए और फिर वो जाएंगे। कभी चाय ज़्यादा उठ जाती तो भड़क कर उसे काढ़ा कहते, कम उबाली जाती तो उससे शेफ का पानी कह डालते। वैसे अब जाकिरा की तरक्की हो गई थी। घर के तमाम काम काज के बाद बाहर के सौदा सलूफ की जिम्मेदारी भी उसी पर लादी जा चुकी थी। शमा खाला को रोज़ के रोज़ गोश्त, सब्ज़ी, दूध, दही, आटा, चावल, तेल तक मंगवाने का शौक़ था। गरीब टूटी चप्पल, फटी एड़ियाँ, सूखे बाल और पिचके गाल लिए सारा वक्त अंदर बाहर होती रहती। गरज दिन रात काम करते, बारिश में भीगते और धूप में सूखते जाकिरा की जवानी कहीं झुलस कर सौख्ता हो गई थी। अब वो एक कुबड़ी औरत की तरह हाथ में सौदे का थैला लिए सोचों में गुम पंजों के बल चलती फिरती एक अजीब सी मखलूक लगा करती। मैं और अंबर मैट्रिक में आ चुके थे। हम दोनों उस दिन स्कूल से वापसी में बस स्टॉप पर गोलगप्पे खाते हुए खरामा अपनी गली में दाखिल हुए कि वहाँ एक जम्मे गफ़ीर देखकर परेशान हो गए। दिल धक से रह गया। दोनों आगे भागे कि माजरा क्या है देखें कि बुशरा बाजी के घर के आगे एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। पता चला कि सुगरा खाला ने खुदकुशी कर ली। लौंडे एक तरफ खड़े सरगोशियाँ कर रहे थे कि चूहे वाली खाला निकल ली। पता चला तुम्हें? कोई बोले बेटी के करतूत देखे नहीं गए, माँ जहर ना खाती तो क्या करती। कि एक कील महासे वाले लड़के ने हम दोनों को साथ आते देखा तो बोला, लो भाई याजूज और माजूज आ गए। मैं उसे मारने को आगे बढ़ी तो अंबर ने नरमी से मुझे रोक लिया कि मौका महल तो देखो आलिया। दरअसल हुआ यूँ था कि बहुत पहले आयत करीमा और चूहे वाले वाक़े के बाद शमा खाला ने चूहे का इतना वावेला किया था कि सुगरा खाला का नाम चूहे वाली खाला पड़ गया। पड़ोसियों की अक्सरियत ने उनका बाइकआउट कर रखा था कि उनका घर गंदा है। मोहल्ले में मिलाद हो या कवाली, यासीन का ख़त्म हो या किसी की रोज़ा कुशाई, मेहंदी मायूं सुगरा और बुशरा को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। एक दिन दोनों औरतें सुबह जागी तो शरीर लौंडों ने छत पर 14 अगस्त को लगाया हुआ कौमी झंडा हटाकर वहाँ चूहा बना झंडा लहरा दिया। उस दिन तो सुगरा खाला बेफर कर नीम पागल ही हो गई। फिर आए दिन बाज़ाब्ता पत्थर या जूती उठाकर इन लफंगों के पीछे भागा करती। इधर बुशरा बाजी की उम्र क्या ढली, वो जवानों से भी ज़्यादा हसीन हो गई। कराची में हर तरफ पार्लर खुलने लगे थे। उन्हें नाजिमाबाद की तरफ एक बड़े पार्लर में नौकरी मिल गई। वहाँ शायद कोई जिम भी था। देखते ही देखते कमर पतली, पेट चपाती और कूल्हे भारी हो गए। इंतहाई फिटिंग की जिप वाली कमीज़ के गले बहुत बड़े हो गए, खंदक की तरह गहरे, जिसमें से उबलते 2 पहाड़ आते जाते अहालिया ने मोहल्ला को भरपूर दावत नज़ारा देते और कोह पैमाई का बुलावा देते। दुपट्टा हमेशा गले में पड़ा होता। ऐसे में जुगनू चच्ची ने अपनी बेटी की शादी का बुलावा दे डाला कि बिल्कुल साथ वाला मकान है, कैसे मना करें। बुशरा वहाँ नागन की तरह बल खाती लटकती मटकती चली आई। नाप से नीचे खिसकती शेफून की सुर्ख साड़ी पर ब्रोकेट का मुख्तसर सा ब्लाउज था। शमा खाला जो मेकअप करने वालियों के नाम से यूँ चढ़ती थी, मरे पे 100 दुर्रे, बुशरा बिल्कुल उनके साथ बोतल पीते हुए बैठ गई। बड़ा सा बंगाली जूड़ा, दोनों कलाइयों में फंसी फंसी कांच की चूड़ियाँ, डिज़ाइन वाली मेहंदी और फुल मेकअप। ए दुल्हन तो ना बन सकी तुम बुशरा, अच्छा हुआ जो इस तरह बन संवर के अरमान निकाल लिए। शमा खाला ने आखिर चोंच लड़ाई दी। अब मुझे दुल्हन बनने का अरमान भी नहीं है शमा खाला। हाँ, दुल्हन सजाती हूँ जिसका खर्चा आपके महीने भर के राशन से ज़्यादा लेती हूँ। ये कहकर वो शोला बदन रुखसत होने लगी। हाँ, आपकी कड़क मूछें उग रही हैं, बिल्कुल किसी चूहे की तरह। किसी दिन मेरी तरफ आ जाएं, साफ कर दूंगी।
शमा खाला के तो तन बदन में आग लगे। ऐ तुम्हारे घर आई मेरी जूती, बाल नचवाने वालियों की नमाजें कबूल लाऊंगी इंशाअल्लाह। हर्राफा, है तुम जैसी बेहया औरतें जहन्नुम के सबसे आला दर्जे में जलाई जाएंगी। नाशुदनी दीदा हवाई। जनाना मर्दाना शामियाने अलहदा थे, लेकिन शमा खाला ताड़ चुकी थी कि लौंडे लपाड़ों से लेकर दाढ़ी वाले मौलाना हजरात तक बाकायदा राल टपकाते हीले बहाने कन्नात के पास जनाने में घुसे चले आ रहे थे। हाँ, कलीम और नईम शेरवानियाँ पहने मुदब्बराना गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, जिसमें मार्शल्ला लगने से रेफरेंडम जैसे गंभीर मसाइल पर बात हो रही थी। आँख उठाकर भी इस हर्राफा बुशरा को ना देखा। बुशरा उसी अंदाज दिल बराना से लहराती हुई मैदान से अपनी गली की तरफ कूल्हे मटकाती चली गई। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता कि बुशरा रातों को देर से घर आती है, गाड़ी वाले से छोड़ जाते हैं। कोई कहता कि माँ को नींद की दवा देकर यारों को घर बुलाती है। कोई कहता पार्लर तो बहाना है, सीधे सीधे सोसाइटी में किसी सेठ के यहाँ रखेल हो गई है। बग़ैर पर्दे के मुख्तलिफ औक़ात में आने जाने वाली बाख्तियार, खुद मुख्तार और कील कांटे से लेस सजी बनी औरत तवाइफ होने के भला और क्या हो सकती है। बुशरा ये सब बातें एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ाती रही, मगर सुगरा हम वक्त बेटी की बदनामी और अपनी हर्जा सराई बर्दाश्त न कर सकीं। दिल गुर्बत, बेवकी और सफ़ेद पोशी जैसे बेशुमार मसाइब तले दब कर पहले ही कमज़ोर हो चुका था। एक रात घर में रखा चूहा मार जहर खाकर लेटी और फिर ना उठ सकें। कराची का माशरा चुप चुपाते बदल रहा था, ऐसे जैसे कि सर्दी के ठिठुरते मौसम में सुकड़ते सुकड़ते किसी दिन अचानक बहार आ जाए। भुट्टो के जाते ही दीगर इलाकों समेत अहालियान लियाकताबाद पर भी इस्लाम छप्पर फाड़ कर नाजिल हो गया था, ऐसे जैसे कि पहले यहाँ हिंदू रहा करते थे। पहले रेडियो टीवी पर फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर सुनकर मदीने की तरफ दिल खींचता था, तो अचानक ये सब तुम्हारा करम है आका दिल पर दहशत तारी करने लगी। यासीन साहब नमाज रोज़े के ज़्यादा पाबंद न थे, मगर अब उन पर सवाल उठने लगे, कुफ्र के फतवे लगने लगे। रमज़ान में सरेआम खाना पीना या बेचना हराम करार पाने लगा। कोड़ों की चाबुक चलने लगी। चादरों की जगह चमकीले अबायों और हिजाब ने ले ली। अब कोई औरत साड़ी या सिर्फ शलवार कमीज़ और दुपट्टे में बाहर चलती नज़र आती तो मर्द बुरक़ों में महबूस औरतें उन्हें यूँ देखती जैसे वो सरे बाज़ार मादरजात बरहना घूम रही हूँ। हराम हलाल, जायज़ नाजायज़, रियाल दिरहम, दाढ़ी टखने से ऊंची शलवार जैसे अल्फाज आम गुफ्तगू का हिस्सा बनने लगे। ऐसे में शमा खाला को नर्सरी की किसी कोठी में रहने वाली आलिमा बाजी ने माहाना मुशाहरे पर एक अदद मदरसा खोल कर दे दिया। गरज और खुदा हाफिज़ की जगह अल्लाह हाफिज़ राइज हो गया कि लफ्ज़ खुदा से शिरकत की बू आती है। पाकिस्तान का क़िबला दुरुस्त किया जाने लगा। इन तमाम बातों से बेनियाज मैं और अंबर दोस्ती से निकलकर प्यार की हदों में दाखिल हो रहे थे। काफ़ी अरसे से हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, लेकिन अब कुर्ते पजामे छोड़ मैं भैया की पुरानी जीन्स और पतलून शर्ट पहन डालती, जानबूझकर बाल छोटे कर डालती कि बालों में जुएँ पड़ जाती हैं। एक दिन किसी ठेले से क्रिकेट कैप खरीद कर पहन ली, लेकिन अंबर की अम्मी उसे अब घर से बाहर नहीं आने देती थी। धूप में खेलने से रंग सांवला हो जाएगा अंबर का, मिट्टी से हाथ पांव खुरदुरे हो जाते हैं और फिर गली में आवारा लड़के होते हैं, इनसे अंबर को दूर रहना चाहिए। उस दिन स्कूल 23 मार्च की वजह से बंद था। अंबर से मिलने को दिल मचल पड़ा। मैं भाई की कमीज़ और जीन्स पहने हाथ में बल्ला लिए अंबर के घर चली गई। बहुत मज़ा आया। हम दोनों ने खूब बातें की। गुलाबी तंग कमीज़ में वो कुछ और ही लग रही थी। नहा कर आई, मैंने प्यार से उसके बाल खुश किए और चोटी करने लगी तो एकदम हाथ लग गया। ओह, तो तुमने ये पहन ही लिया आखिर। मैं अजीब सी हो गई। अंबर उसे पहनकर बहुत खुश हुई थी। हाँ ना, देखो ये गुलाबी है, अम्मी लाई है होजरी मार्केट से। हम दोनों की खुसर फुसर जारी थी कि खाला जान अंदर आ गई। आते ही धाड़ी, हटो दूर दोनों, हर वक्त चिपकी रहती हो। मसला क्या है तुम्हारा आलिया? घर में दिल नहीं लगता तुम्हारा? सारा दिन तो स्कूल में होती हो। वो खाला जान वो, और ये तुम क्या नसीर के कपड़े पहन पहन कर घूमती रहती हो? लोठा हो रही हो, जिस्म देखो ज़रा अपना, अंदर मोटी बनियान पहना करो, दुपट्टा तो कभी लेती नहीं हो। बात करती हूँ मैं रेहाना से। उनका ख़राब मूड देखकर मैंने जल्दी से चलने के लिए बल्ला उठाया और पैंट में उड़सा हुआ 2 दिल बना हुआ एक कार्ड अंबर के हवाले कर दिया।
अंबर और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लियाकताबाद से सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पहुंच गए। वहाँ आर्ट्स वाली लड़कियां दिन भर इमरानियात या उर्दू अदब के लेक्चर मिस करके लड़कों को गुलाबी लेटर पैड पर इश्किया खतूत लिखा करती थी और उनके दिए हुए सस्ते रबर बैंड, क्लिप, टिशू के पैकेट, चूड़ियाँ और मसनूई अंगूठियाँ पहनकर शो मारा करती थी। अंबर आर्ट्स में और मैं प्री मेडिकल में थी। वहाँ मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया जाता कि ये बॉयज़ कॉलेज के बजाय यहाँ क्यों आ गई। अंबर से कोई लड़की फ्री होती या गलती से अंबर किसी और के साथ सीट पर बैठ जाती तो मैं बाकायदा उससे झगड़ा करती। उस दिन उसके बालाई होंठों पर बहुत सारा सुनहरा रुआं देखकर मैं फ़ौरन मुतफक्किर हो गई और घर वापसी पर उसे फरी ब्यूटी पार्लर ले गई। अब बुशरा बाजी ने घर पर भी पार्लर खोल रखा था। मोहल्ले की कुछ औरतें अब शमा खाला से छुप कर वहाँ पहुँचने लगी थी। वहाँ पहुँचे तो राजदा अपनी पिंडलियाँ खोले वैक्स से कड़क बाल उखड़वा रही थी। माजदा की बगलें बुशरा बाजी साफ़ कर चुकी थी। हम दोनों को देखकर दोनों घबरा गईं और जाने लगीं। बड़ी मुश्किल से बुशरा बाजी जो फरी कहलाती थी उन्हें पकड़ धकड़ कर बिठाया और उनका काम मुकम्मल किया। जितनी देर में अंबर के बालाई लब धागे से साफ़ होने लगे मैंने पानी पीने के बहाने अंदर घर का चक्कर लगाया। वाकई शमा खाला ठीक ही कहती थी। घर इंतहाई बिखरा हुआ गलीज़ हालत में था। मैले कपड़े और चादरों का अंबार बल्कि पहाड़ मरहुमा सोहरा खाला के कमरे में ऐन उनके बिस्तर पर मौजूद था। पुराने रद्दी अखबार, बासी सूखी रोटियां, अंग्रेज़ी फ़ैशन वाले रसाले एक तरफ लावारिस पड़े थे। बुशरा बाजी के कमरे में भी गदर मचा हुआ था। महीने भर के उतारे हुए चमकीले गोटे लगे गोखरू, चंपा किरण लगे जोड़े, साड़ियाँ, लहंगे, ब्लाउज़ सब एक तरफ पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि इनके कमरे में जाकर देखूं तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला था। अचानक बिल्ली की म्याऊं से मैं चौंकी जो किसी चूहे का ताक़ुब कर रही थी। मुझे याद आया कि मुझे तो पानी पीना था। उनका पुराना सा फ्रिज खोला तो सड़े हुए गोश्त की बदबू मेरे नाक के कीड़े तक मार गई। अंदर बासी खाना बग़ैर किसी ढक्कन के देगचों समेत ठूंसा हुआ था। वहाँ सब कुछ था सिवाय पानी के। गर्मी से गला सूख रहा था। बावर्ची खाने में पहुँची तो वहाँ एक और भौचाल बरपा था। चूहे जो काले खरगोश लग रहे थे मुझसे पूछने लगे, क्यों आई हो, क्या काम है। मैं प्यासी उल्टे पैरों फरी ब्यूटी पार्लर तक आ गई। अंबर का चेहरा बहुत ही मुख्तलिफ और हसीन लग रहा था। उसकी जुड़ी हुई अबरुओं को ज़रा सा धागा लगाकर बुशरा बाजी ने जुदा कर दिया। अपने फ़न में बहरहाल वो माहिर थीं। मेरा दिल चाहा कि मैं वहाँ से फ़ौरन चली जाऊँ। इतने में उन्होंने कहा, 4 रुपये निकालो। बुशरा बाजी की करख्त आवाज़ दुकानदार ही के लहजे में गूंजी। मैंने उन्हें पैसे अदा किए और बाहर निकल आई। उस दिन अम्मी ने घर में कोहराम बपा कर रखा था। भैया के पैर टूट गए थे। सौदे के लिए अंदर बाहर होते हुए थे। लगता था मुल्क के वज़ीर आज़म हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। शमा खाला अम्मी के लिए तो सदर ममलिकत से भी बढ़कर अजीज़ थीं। उस दिन वो अपने लगते जिगर शहज़ादा कलीम के लिए लड़की देखने हमारे यहाँ तशरीफ़ ला रही थी। आपा ने बावर्ची खाना संभाला हुआ था। दही बड़े बनाए जा चुके थे। वो वाला सेट निकाला गया था जो सिर्फ ईद के दिन बाहर निकाला जाता है। बाजी जो है चेहरे पर, हाथ पाँव पर कई दिन से उपटन और क्रीम मल रही थी कि उनकी सांवली रंगत चंपई हो सके। और अम्मी खामोखा सहन में बेचैनी से टहल रही थी। हौल दिली का तावीज़ उन्होंने हमेशा से पहन रखा था। मुझे इन तमाम खुराफात से ज़रा बराबर दिलचस्पी न थी। अब्बा की आराम कुर्सी पर ढटाई से पड़ी इब्ने सफ़ी का नावल रात का शहज़ादा पढ़ती रही। गर्मियाँ थीं, दिन लंबे गर्म थे, लेकिन सपहर को समंदर से अच्छी हवा चल पड़ती थी। अब्बा घर के इस हंगामे से बचकर दोस्तों में जा बैठे थे कि अचानक दरवाज़ा धड़ 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 खटखटाया जाने लगा और शमा खाला बम्मे अपने फर्जंद रशीद के बेधड़क अंदर चली आईं। अम्मी पर तो गोया पहाड़ ही टूट पड़ा। काटो तो बदन में लहू नहीं। शमा खाला वक्त से पूरे 2 घंटे पहले आ गई थी। अभी आपा ने सहन झाड़ना था जहाँ जामुन के सूखे पत्ते और ऊदे जामुन जाबजा गिरे पड़े थे। फिर पाइप लगाकर धुलाई होती, कुर्सियाँ बिछाई जानी थीं, उन पर हाथ का बना हुआ क्रोशिया का मेज़पोश डाला जाना था और गुलाबी जोड़ा पहनकर बाजी ने आंखों में काजल लगाना था। लेकिन शमा खाला आ गईं। अबाया उतारते हुए बोली, मैंने सोचा तुम लोगों से गैरियत कैसी, अपना ही तो घर है, हैं? और लुतरी कुटनी की तरह पूरे घर में आंखें घुमाने लगीं। हम दोनों ज़रा सराफा बाज़ार गए थे दुल्हन के लिए सेट पसंद करने। पूरे 5 तोले का ख़रीदा है, ये देखो। बस रास्ते में तुम्हारा घर आ गया तो हम आ गए। जानबूझकर हमें जताने के लिए वहाँ रखी हुई चादर को खुद बिछाने लगी। मैं उठकर अंदर जाने लगी तो कलीम भाई बोले, क्या पढ़ रही हो बेबी? फ़िलहाल तो इब्ने सफ़ी, वैसे डॉक्टर बनने का इरादा है। शमा खाला बोली, भाई मेरे कम्मों को तो BSc लड़की चाहिए, होम इकनॉमिक्स में। हैं कम्मू?
लड़की को डिग्री भी मिले और उमूर ख़ानादारी में ताक़ भी रहे। मैं चुप ना रह सकी। मेरी बच्चों तो बीए हैं, वो भी इस्लामी तारीख़ में। आप जानती थी शमा खाला, तो क्यों हमारे यहाँ चली आई? बेकार हमारे घर में इतना ख़र्चा करवाया। लेकिन अम्मी ने डांट कर कहा, औलिया तुम अंदर जाओ। मैं पलटी तो बच्चों पूरी तैयारी से चाय की ट्रॉली ढकेलते शर्माते ले जाते चली आ रही थी। इतने में शमा खाला की मनहूस आवाज़ अंदर कमरे में आने लगी, बहन सफाई तो हर वक्त एक सी रखनी चाहिए, ये थोड़ा ही है कि मेहमान आ रहे हैं तो झाड़ू हाथ में पकड़ी। मेरा कम्मो तो ऐसी जगह थूके नहीं जहाँ ज़रा सी भी गंदगी हो। दही बड़े ठीक थे मगर कच्चे थे, गुठली रह गई अंदर। चाय थोड़ा और पकती। दूध पाउडर का डाला है क्या? बहुत गाढ़ी चाय है, बिल्कुल खीर लग रही है। बुरा मत मानना बहन, मैं तो मशहूर हूँ अपनी साफ गोई के लिए। लगी लिपटी कैसी? मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। जब ये गाना 10वीं बार मेरे कानों में गूंजा तो मैं बाज़ाब्ता चिल्ला पड़ी। दिल चाहा जाकर अंबर के घर सबको शूट कर दूं, इस कैसेट बजाने वाले का गला घोंट दूं और अंबर को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर कहीं भी निकल जाऊं। मेरा चांडका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो चुका था। अम्मी मुझे हॉस्टल जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन अब्बा राज़ी थे। अचानक मेरी दुनिया तारीक हो गई। शमा खाला ने हमारे मोहल्ले के तमाम घरों में नाश्ते खाने और तहफ़ बटोरने के बाद अचानक अंबर को पसंद कर लिया कि मेरे कम्मू को अंबर जैसी बाकिरा बच्ची का रिश्ता दरकार है। ज़्यादा तालीम से लड़कियां मर्दाना अतवार की हो जाती हैं। इस रात हम दोनों गले लगकर रोते रहे। मुझे डॉक्टर तो बन जाने देती अंबर। कभी सोचती कि कलीम भाई से जाकर सब कह दूं कि अंबर का जिस्म आप ले सकते हैं, रूह तो उसकी मेरी है। लेकिन एक 18 साल बच्ची की इस बात पर सब हंस सकते थे। इतने में खाला जान अंदर आई और खुशी से दमकते चेहरे के साथ मुझे एक उन्नाबी रंग का शलवार कमीज़ देने लगी। प्योर शनेल की कमीज़ है और शामों की शलवार बाड़े की है, बस तुम ये पहन लेना। मैंने वो जोड़ा वहीं पटका, अंबर को माथे पर बोसा दिया और बाहर निकल आई। दिल फटने लगा तो ऐन बारात वाले दिन मैंने अपना बैग उठाया और अब्बा को बताकर लाड़काना चांडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आ गई, इस फैसले के साथ कि अब कभी अंबर की सूरत न देखूंगी। शमा खाला अंबर और कलीम की जोड़ी की तारीफ़ करते ना थकती थी। उनके ख्याल में अंबर थी तो अल्हड़ बल्कि फूड़, लेकिन उन्होंने कलीम के साथ मिलकर उसकी असर नौ तश्कील की और उसे संवार कर हर काम में ताक कर दिया था। अलबत्ता नईम जामे कराची के लड़कों के साथ जहाज़ पर अफ़गानिस्तान जा चुका था। शमा खाला इस पर भी बहुत नाज़ा थी। कलीम की शादी की रात वो बहुत खुश थीं। हुजला उरूसी कागज़ और प्लास्टिक के फूलों से सजा हुआ था। पलंग पर अंबर के जहेज़ की सुर्ख रेशमी चादर बिछी थी। शमा खाला ने चुपके से बिस्तर पर एक सफ़ेद चादर का इजाफा कर दिया कि सुबह दुल्हन का कच्चा चट्टा तो पता चले। दोनों सूरतों में उन्होंने मोहल्ले की औरतों को मुंह दिखाना था। अंबर इस इम्तिहान में सुरखरू हुई। सफ़ेद चादर की लाली ने उसके मुंह पर कालिक मले जाने से उसे बचा लिया। फिर जाने क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता अंबर एक खामोश रोबोट बनती चली गई, जिसके हाथ में कवगीर, चिमटा, फूल झाड़ू, वाइपर, निचोड़े हुए कपड़े या इस्त्री होती। जाकिरा का काम अलबत्ता हल्का हो गया था। बकौल शमा खाला के मजाजी खुदा के काम बीवी को अपने हाथ से करने चाहिए। इससे खुदा खुश होकर औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है और मियाँ बीवी का प्यार भी बढ़ता है। गालिबन एक बहिश्ती जेवर उन्होंने खुद भी लिख रखी थी। अंबर मुंह अंधेरे उठकर गुस्ल करती, फजर पड़ती और फिर जो अपनी जन्नत को चमकाने में लगती तो कब इसका वो बिस्तर पर मियाँ के पहलू में जाने का वक्त हो जाता उसे पता न चलता। कलीम बहुत चाव से मोहब्बत जताना चाहते तो ऐन दौरान अमल वो पूछ बैठती, कल क्या पकाऊं, कोफ्ते क्या कोरमा, आपको ज़्यादा क्या पसंद है? और कलीम ठक करके मसालेदार पहलू में उसके ढेर हो जाता। ख़त्म हो रहा है। बुशरा के नए आशिक को वहाँ डेरा जमाए 3 दिन हो चुके थे। वो सारी रात जागते और शाम पड़े तक सोते। घर जाओ ना जानो, बुशरा कलीम के सीने के बालों से खेलते हुए कहती। जवाबन कलीम कहते, अब यही मेरा ठिकाना है फरी जान, यहाँ से उठकर कौन काफिर जाए। बुशरा इतराती, हटो दूर, अल्लाह भूख लग रही है, देखूँ फ्रिज में कुछ हो। रहने दो, खबरदार दो तुम इस चादर से बाहर निकली, मैं हूँ ना, अपने हाथ से ऐसा कीमा बनाकर खिलाऊंगा अपनी रानी को कि बस पराठे बाहर से ले आएंगे। अरे भाई रहने दो कलीम, किचन में कब से सफाई नहीं हुई, वहाँ चूहे भी हैं, तुम रहने दो। फरी जान, औरत को चाहिए कि बस वो मर्द के दिल पर राज करे, इश्वे अदाएँ, नाज अंदाज दिखाए, नैनों के तीर चलाए, बस यही चीज़ें तो है जो बाज़ार में नहीं मिलती। बाकी खाने वाने के लिए तो होटल खुले हुए हैं।
मुझे तो भाई ऐसा ही बिखरा बिखरा बेतरतीब घर अच्छा लगता है। आखिर को घर और होटल में कुछ तो फ़र्क हो। बताओ, कीमे में कुटी मिर्चें डालूं कि हरी? फरी ने कलीम के बरहना गले में उसकी सुर्ख टाई डालकर अपने करीब खींचा और अदा से कहा, हरी मिर्च, कटीली, बिल्कुल मेरी तरह की। और कलीम उस पर रीझ कर मज़ीद रेशा ख़त्मी हो गए। एक चूहा उनकी पिंडली पर से गुजरकर कोने में पड़ी रोटी के टुकड़े को कुतरने लगा। कलीम को खबर भी ना हुई। आशिक व माशूक अपनी अटखेलियों में मसरूफ़ थे। मेरे क्लिनिक के बाहर आज मरीज़ों की भरमार थी। ये सब बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर आई थी। मैं यूके से गायनी में स्पेशलाइज़ करके 2 साल पहले लौटी थी। इस शहर में मेरे जैसे अजीब अल खलकत लोगों का अब एक जम्मे गफ़ीर मुझे नज़र आने लगा था, जो हमेशा से होंगे मगर अब अबांग दोहल नज़र आने लगे थे। दिन का आधा हिस्सा मैंने गैर एलानिया LGBTIQ एक्टिविस्ट के तौर पर गुजारना शुरू कर दिया। दिन में हॉस्पिटल, शाम को क्लिनिक और फिर इन महरूम लोगों के हुकूक़ के लिए खामोशी से काम करती। अब मैं लियाकताबाद के बजाय डिफेंस आ चुकी थी। अब्बा के गुजरने के बाद घर वालों ने मुझसे क़त्ए ताल्लुक़ कर लिया था। शमा खाला के बारे में मालूम चला था कि वो मफलूज होकर बिस्तर पकड़ चुकी हैं। कैंची की तरह चलती ज़बान पर फालिज गिरा है, मुंह पर मक्खियाँ बिन बिनाती हैं और वो खामोश उन्हें तका करती हैं कि चलो कोई तो है मेरे आसपास। गू मूत सब बिस्तर में होता है। कमरे में पेशाब की इस कदर बदबू है कि वहाँ कोई नहीं फटकता सिवाय जाकिरा के। मौलाना नईम ने वापस आकर जाकिरा से निकाह फरमा लिया था, क्योंकि वह जिहाद पर जाने से पहले उसके पेट में अपनी निशानी छोड़ गए थे, जिसे नाजायज़ कहकर शमा खाला ने जाकिरा की बहुत पिटाई की थी और सरे बाज़ार उसे जलील किया था। कलीम अब हफ्तों घर से गायब रहता। दूसरे शहर मीटिंग के बहाने जाने कहाँ मुँह मारता फिरता। अंबर और उसकी साफ़ सुथरी जन्नत से उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। बकौल उसके ये सब अम्मी के ख्वाब थे। मैं तो कुछ और ही चाहता था। बड़े इलाज और दुआ तावीज़ के बाद भी अंबर को औलाद ना ठहर सकी। बकौल शमा खाला के वो तो बर्फ़ की सिल थी और बर्फ़ से तो कोई कीड़ा भी बरामद नहीं हो सकता। उस दिन मैंने शदीद थकान के बावजूद सारे पेशेंट देख डाले कि मेरी असिस्टेंट ने आकर एक वॉक इन मरीज़ा की फ़ाइल मेरे आगे सरका दी। मैं मना करके अपना बैग समेटने लगी कि फ़ाइल पर नज़र पड़ी। इस आखिरी मरीज़ा की प्रोफाइल और मेडिकल हिस्ट्री वो बना चुकी थी। इनफर्टिलिटी का केस था। उम्र 28 साल, शादी को 10 साल, ब्लड प्रेशर, वज़न वगैरह। मैंने इसको कल पर डालते हुए उठना चाहा तो मरीज़ा के नाम पर नज़र पड़ी, मिसेस अंबर कलीम। अंबर सुल्ताना, मेरी अंबर। वक्त जैसे वहीं रुक गया। मुझे कहाँ और क्यों जाना था मैं सब भूल चुकी थी। वहीं कुर्सी पर ढेर हुए 10 साल किसी तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह जन जन करते गुजर गए। हिम्मत करके चुपचाप खिड़की के शीशे से बाहर नज़र डाली। दिल धड़धड़ाए जा रहा था कि कैसी लगती होगी अंबर, मोटी हो गई होगी। इधर उधर नज़रें दौड़ाई, अंबर तो कहीं नहीं थी। एक थकी मांदी, बिखरे बाल और उजड़ा हाल लिए दरमियानी उम्र की कमज़ोर सी औरत वहाँ बैठी खला में घूर रही थी, जिसकी रंगत झुलस चुकी थी और चेहरे पर बेतहाशा झाइयाँ थीं। अगर कभी ये औरत मेरे पास से गुजर भी जाती तो मैं उसे पहचान ना पाती। वाकई ये अंबर है। उसके हाथ में बच्चा ना होने की वजूहात लिए बेशुमार लैब रिपोर्ट्स थीं। ये कागजात गवाह थे उसके रहम के साथ बेरहमाना सलूक के, उसकी खामोश चीखों और बेआवाज़ आहों के। दरख्तों को भी प्यार से आबो दाना ना डालें तो वो फल नहीं देते। अंबर तो फिर औरत थी। बच्चा दानी ना हुई, फोटोस्टेट मशीन हो गई। इधर कागज़ डाला, उधर डुप्लीकेट बरामद, वरना मशीन पर आउट ऑफ ऑर्डर का टैग लगाकर इसे फारिग कर दो। लेकिन मुझे उसके जिस्म से सरोकार ना था। वो तो मेरी रूह की साथी थी। डॉक्टर आलिया, मैं पेशेंट को क्या कहूँ, देर हो रही है। असिस्टेंट ने बेजार होकर पूछा और मैं हकीकत में लौट आई। क्या कहूँ कि वो कल आ जाएं, मिसेस अंबर कलीम। अंबर सुल्ताना है वो, मैं बिलबिला गई। उसे इज्जत से अंदर ले आओ, बहुत इंतज़ार कर चुकी है वो, अब और नहीं। ये कहकर मैं अपनी नाजुक अंदाम, गुलाबी सभी रंगत वाली अंबर के अंदर आने की घड़ियाँ गिनने लगी। कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो माफ़ी की तालिब हूँ, लेकिन कब तक नहीं बोलेंगे, कब तक खामोश रहेंगे, कब तक कालीन के नीचे ढांक देंगे। खुल के ताली बजाओ लड़कियों। लव यू, थैंक यू। और अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रही हूँ, मेरे ख़्याल में आर्ट्स काउंसिल के दरो दीवार भी उन्हें पहचान